दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उसके आगे से इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में आपने प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बीच में संबंध R प्रोपोर्शनल टू L अपान A और R इज इक्वल टू रो L अपान A, इस संबंध को देख लिया था। तो इस संबंध में जो रो है, रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इस रो को हम चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस समीकरण से स्पष्ट है, ये समीकरण थर्ड था, तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि चालक की लंबाई बढ़ने से, चालक की लंबाई यदि हम बढ़ाते हैं तो चालक की प्रतिरोधकता को यदि हम बढ़ाते हैं, लंबाई को नहीं बल्कि प्रतिरोधकता को यदि बढ़ाते हैं तो लंबाई घटने से प्रतिरोधकता घटती है। चालक की प्रतिरोधकता को यदि हम बढ़ा देंगे तो चालक की लंबाई घटेगी और चालक की लंबाई घटने से प्रतिरोधकता भी घटेगी। यदि हम इस संबंध को यहाँ से प्रतिरोधकता के रूप में निकालें तो रो इज इक्वल टू होगा यहाँ से RA अपान L। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम चालक की प्रतिरोधकता को बढ़ाएंगे तो चालक की लंबाई घटेगी और चालक की लंबाई घटने से प्रतिरोधकता भी घटेगी तथा चालक की मोटाई अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, यदि हम A को बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है। यदि हम यहाँ पर A को घटा देते हैं तो प्रतिरोधकता भी घटेगी। और ये क्यों घटेगी? क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो ये भी कम होगा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी कम होगी तथा चालक की मोटाई घटने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। जैसे ही चालक की मोटाई कम होती है, मान लीजिए ये कोई चालक है और ये पहले वाला चालक था, तो ये जब मोटा था तो इसकी प्रतिरोधकता घट रही थी और जब ये पतला हो गया तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ने लगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। इसीलिए यदि हम कम में ज़्यादा का भाग देंगे तो वो घटेगा और ज़्यादा में कम का भाग देंगे तो वो बढ़ेगा। इस प्रकार से यदि हम प्रतिरोधकता अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है और यदि बढ़ाते हैं हम उसकी मोटाई को चालक की तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। इस प्रकार से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ये ओम बल्कि प्रतिरोध का होता है, इसका R का, और प्रतिरोधकता का मोह इसका उल्टा है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए प्रतिरोध का उल्टा होगा, तो इसका मात्रक ओम ना होकर के मोह MHO, इसको MHO से डिनोट करते हैं और
मोह पढ़ते हैं इसको। प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका मात्रक यहाँ पर ये गलत प्रिंट है, तो इसको आप मोह लिखेंगे और MHO, प्रतिरोधकता का मात्रक मोह। इसके बाद है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का कारण। इसका क्या कारण है कि यह चालक में आता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालक में क्यों आते हैं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है? तो विद्युत धारा किसी चालक से निर्बाध रूप से प्रवाहित नहीं होती है। जो विद्युत धारा होती है वो किसी भी चालक से बिना बाधा के प्रवाहित नहीं हो सकती है या नहीं होती है, बल्कि उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। कोई भी चालक हो, उससे विद्युत धारा बिना रुकावट के प्रवाहित नहीं हो सकती है। उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होगी। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये बात आप पहले ही जान चुके हैं कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसका जो प्रवाह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। जब विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक से प्रवाहित होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक से प्रवाहित होता है तो उसे पदार्थ के अवयवी तत्वों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अवयवी तत्वों का यह प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर प्रवाहित होता है तो उसे वैद्युत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और यह अवयवी प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये कोई चालक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं। इस विद्युत धारा को प्रवाहित होने में अवरोध का सामना करना पड़ता है, और यही अवरोध प्रतिरोध के रूप में आता है। ये जो अवरोध उत्पन्न होता है इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक चालक। चालक क्या होते हैं? तो सभी पदार्थ जिनके द्वारा या उनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह या वो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या उनसे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अतः वैसे पदार्थ जो उनके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह या प्रवाहित होने देते हैं सुचालक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं या बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उन्हें हम चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं या सुचालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में कुछ पदार्थ हैं, जैसे आपका हो गया चांदी। चांदी से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही सुगमता पूर्वक होता है। तो चांदी क्या हो गया? विद्युत का सुचालक। चांदी विद्युत का सुचालक हो गया। इसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये भी विद्युत का सुचालक है, और
ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम के पहले कॉपर के ही तार विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बनाए जाते थे। तारों को बनाने के लिए कॉपर का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में एल्युमिनियम के तार ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चालक पदार्थ के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चांदी, सोना, कॉपर आदि, लोहा, एल्युमिनियम, इस प्रकार के ये उदाहरण हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को सुगमतापूर्वक प्रवाहित होने देते हैं। तो ये पदार्थ आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं और एग्जाम में उदाहरण देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। कॉपर तथा एल्युमिनियम भी विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ये भी दोनों पदार्थ, एल्युमिनियम और कॉपर, ये दोनों पदार्थ भी विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। और चांदी सिल्वर, इसका प्रतीक होता है Ag, ये भी विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है और ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इस प्रकार से कॉपर तथा एल्युमिनियम भी विद्युत धारा के अच्छे सुचालक हैं। यही कारण है कि विद्युत तार कॉपर तथा एल्युमिनियम के बने होते हैं। आप गौर करेंगे कि आपको जो विद्युत तारे हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम की ही ज़्यादातर मिलेंगी। इसके अलावा आपको अन्य पदार्थों की तारें बहुत कम मिलेंगी, अन्य बहुत कम। ज़्यादातर तारें आपको कॉपर और एल्युमिनियम की मिलेंगी और चांदी की तारें इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही महंगी धातु है। इसीलिए इसकी तारें बनाना तो संभव है, लेकिन इसके महंगा होने के कारण इसकी तारें हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि यदि चांदी के तार बनाने लगेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। इसके आभूषण बनाए जाते हैं और यह बहुत ही महंगी धातु होती है, इसलिए इसके तार प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। लेकिन यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इस प्रकार से चूँकि चांदी एक महंगी धातु है, अतः चांदी का उपयोग विद्युत तार बनाने में नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपने सुचालक पदार्थों के बारे में देखा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कुचालक तथा अवरोधक। सुचालक हैं तो कुचालक भी होंगे कुछ पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, सुगमता पूर्वक प्रवाहित नहीं हो पाएगी, तो ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कुचालक यानी जिनके माध्यम से चालन ना हो, और जिनके माध्यम से चालन हो वो होते हैं सुचालक। वैसे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें हम कुचालक पदार्थ या अवरोधक कहते हैं, या ऐसे पदार्थ कुचालक पदार्थ या अवरोधक कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। जैसे आप दैनिक क्रियाओं में देखते हैं, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब पदार्थ विद्युत के कुचालक हैं। ये क्या हैं? विद्युत के कुचालक हैं। और ये सभी पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, और यह ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करने के कारण
विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं। आप देखते होंगे कि विद्युत के जो उपकरण हैं उनके जो हैंडल, कोई लोहे का उपकरण है तो जो उसका हैंडल बनाया जाएगा वो रबर या प्लास्टिक का होगा, ताकि आप पेचकस को ही देख लीजिए। पेचकस जो होता है उसका जो हैंडल होगा वह रबर या प्लास्टिक का होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम विद्युत के उपकरण इस पेचकस से ठीक करते हैं तो हमें विद्युत का करंट ना लगे, इसके लिए इसका जो हैंडल है उसको हम रबर का बनाते हैं और यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हमें करंट लगने की संभावना कम होती है। ये सभी पदार्थ क्या हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में ज़्यादा से ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं। वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवरोधक। इंसुलेटर, इंग्लिश में इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें इंसुलेटर, अवरोधक कहते हैं। तो कुचालक और अवरोधक में थोड़ा सा अंतर है, तो आप यहाँ पर समझ लेंगे इस अंतर को कि जो पदार्थ अवरोध तो उत्पन्न करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अवरोधक कहते हैं। तो अवरोधक और कुचालक में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे आगे का टॉपिक। तो वैसे तो कोई भी पदार्थ पूर्ण अवरोधक नहीं है, कोई भी पदार्थ पूर्ण अवरोधक नहीं है, परंतु अवरोधक विद्युत धारा के प्रवाह में इतना अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, इतना अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं कि उनसे विद्युत धारा, उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा नगण्य होती है। वैसे तो कोई पदार्थ अवरोधक नहीं है, लेकिन उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा नगण्य के बराबर होती है, नगण्य के बराबर होती है। नगण्य का मतलब शून्य के बराबर होती है, या आप कह लीजिए कि बहुत कम होती है, जिसका हमें आभास नहीं होता है। ऐसे पदार्थों का उपयोग विद्युत तारों के ऊपर कवर चढ़ाने, ऐसे पदार्थों का उपयोग विद्युत तारों के ऊपर कवर चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत स्विच आदि के ऊपरी कवर बनाने, विद्युत स्विच आपने देखा था पिछले क्लास में, तो उसका जो कवर होता है वो इन्हीं पदार्थों से, कुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो कवर बनाने आदि में होता है ताकि इसे उपयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत के झटके यानी करंट ना लगे, जो कि कई बार जानलेवा भी होते हैं। करंट, विद्युत करंट बहुत ही खतरनाक होता है और यह आपकी जान भी ले सकता है, जान भी यह ले सकता है। तो इसीलिए इसकी सावधानी के लिए इन कुचालक पदार्थों से जो विद्युत उपकरणों के कवर और विद्युत तारों, विद्युत स्विच आदि के जो कवर बनाए जाते हैं वो इन्हीं कुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो इनसे सुरक्षित, इनको प्रयोग करके, कुचालक पदार्थों का प्रयोग करके हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं या सुरक्षित रखा जा सके। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए ग्लास, कागज, टेफ्लॉन आदि। ग्लास हो गया आपका, ग्लास ये विद्युत का कुचालक है। इसके बाद है कागज,
कागज भी विद्युत का कुचालक है और प्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक है। तो इस प्रकार से आपने कुचालक और अवरोधक पदार्थों के बारे में देखा, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। और इस विद्युत चैप्टर में आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे ताकि आपको दोबारा इसकी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से आप इस क्लास को देखें। इसके बाद का टॉपिक है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता किस प्रकार से हम मापेंगे? तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से ज़्यादा, मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो शुद्ध धातु से ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ मिश्र धातु उच्च ताप पर जलते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से ज़्यादा होती है और यह उच्च ताप पर जलते हैं। यदि इनको जलाया जाए मिश्र धातुओं को, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये मिश्र धातु को यदि हम जलाते हैं तो वह बहुत ही उच्च ताप पर जलते हैं, जलते नहीं बल्कि जलते नहीं हैं। यह बहुत ही उच्च ताप पर जलते नहीं हैं। यही कारण है कि ऊष्मा देने वाले विद्युत उपकरणों, जो विद्युत उपकरण ऊष्मा देते हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, हीटर क्या करता है कि यह हमें ऊष्मा प्रदान करता है। हीटर के द्वारा हम खाना और ठंडियों के मौसम में हम हाथ सेकने या पानी गर्म करने आदि के उपयोग के रूप में हीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने पर भी जलते नहीं हैं, यही कारण है कि ऊष्मा देने वाले विद्युत उपकरणों यथा हीटर, आयरन, गीजर आदि में एलिमेंट के रूप में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बल्ब के तंतु, आप बल्ब देखते होंगे, CFL LED को छोड़कर आप जो विद्युत बल्ब देखते हैं उसमें एक तंतु लगा होता है और यह तंतु टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। टंगस्टन, और यह विद्युत का बल्ब का जो तंतु है यह आपका टंगस्टन धातु से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होती है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कम होती है। और इनकी प्रतिरोधकता कम होने के कारण इनका उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होने के कारण इसका प्रयोग बल्ब के तंतु के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो टंगस्टन है, यह टंगस्टन बहुत अधिक ताप पर गलता है। यह बहुत अधिक ताप पर भी नहीं गलता है, और जब बहुत ही ज़्यादा आप इसमें ताप देंगे तभी जाकर यह गलेगा। लेकिन इसकी जो ताप सहने की क्षमता है वो बहुत ही अधिक है, इसीलिए इसका प्रयोग हम बल्ब के तंतु के रूप में करते हैं। या हीटर में आप ले लीजिए, उसमें जो तार का प्रयोग करते हैं वह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम भी, इसकी भी प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो अधिक प्रतिरोधकता होने के कारण यह थोड़े से ताप पर जलते नहीं हैं, इसीलिए इनका प्रयोग मिश्र धातुओं के रूप में इस प्रकार के उपकरणों में किया जाता है। इसके बाद विद्युत अवयवों का विद्युत परिपथ में संयोजन। विद्युत अवयवों का विद्युत परिपथों में संयोजन किस प्रकार से करेंगे, आगे के टॉपिक में हम
देखेंगे। विद्युत उपकरणों या विद्युत अवयवों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। पहला है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो विद्युत अवयवों को विद्युत परिपथ में निम्नांकित तरीकों से हम दो तरीकों से संयोजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, विद्युत अवयवों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी का मतलब सीरीज, एक सीरीज बना लेंगे, सीरीज के रूप में संयोजन। तो विद्युत अवयव यथा जैसे बल्ब, प्रतिरोधक आदि को एक सिरा से दूसरा सिरा जोड़कर, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़कर विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। इनमें क्या होगा कि मान लीजिए ये विद्युत परिपथ है, ये आपका विद्युत परिपथ है और इसमें हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब कि पहले वाले का जो लास्ट सिरा होगा, मान लीजिए ये प्रतिरोधक है, तो इसका जो लास्ट सिरा है वो दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ेंगे इस प्रकार से, फिर इसका लास्ट सिरा अगले वाले के पहले सिरे से, इस प्रकार से ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और संयोजन इस प्रकार से करेंगे। ये आपका प्रतिरोध R है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो तीन प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन इस परिपथ के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन है ये प्रतिरोधकों का। जब विद्युत के उपकरणों को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात उपकरणों के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित सभी अवयवों को, श्रेणी क्रम में संयोजित सभी अवयवों से उत्पन्न सभी अवयवों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत अवयवों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी अवयवों से, मान लीजिए ये तीन अवयव प्रतिरोध के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो जब इनको श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो इनसे समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रत्येक अवयव से समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित सभी अवयवों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा समान होती है। अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित सभी अवयवों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा समान होती है। जबकि वोल्टेज श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी अवयवों में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है। वोल्टेज में ऐसा नहीं होता है, वो क्या होता है, विभक्त हो जाता है। मान लीजिए इसका वोल्टेज क्या था, V था, तो यह वोल्टेज सभी अवयवों में विभक्त हो जाएगा, V1, V2 और V3। तो यह यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर तीसरे पर कुछ और, यह समान नहीं होता है, यह सभी अवयवों में बंट जाता है। अतः जब विद्युत उपकरणों या अवयवों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह सभी अवयवों में समान रहता है। विद्युत धारा सभी अवयवों में समान होती है। और दूसरे नंबर पर है कि वोल्टेज सभी अवयवों में विभक्त हो जाता है। पहला है विद्युत धारा समान होगी
और दूसरा वोल्टेज बंट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए शादी या त्योहारों के अवसर पर सजावट के लिए लगाए गए छोटे छोटे बल्ब क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शादी समारोह या सजावट के लिए प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप आंसर देंगे कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि विद्युत धारा का प्रवाह सभी अवयवों में समान होगा, और दूसरा है कि वोल्टेज सभी अवयवों में विभक्त हो जाएगा, मतलब बंट जाएगा। इसके बाद आता है आपका पार्श्व क्रम में संयोजन। पार्श्व क्रम में संयोजन किस प्रकार से होगा, आइए इसको भी समझते हैं। तो पार्श्व क्रम में संयोजन को देखेंगे, जब एक से ज्यादा विद्युत अवयव अर्थात उपकरणों के ऋणात्मक ध्रुव, जब एक से ज्यादा विद्युत अवयवों के ऋणात्मक ध्रुव एक के साथ तथा धनात्मक सिरा एक साथ जोड़कर विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो ऐसे संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि जब एक से ज्यादा विद्युत अवयवों के ऋणात्मक ध्रुव, क्योंकि कोई भी अवयव होगा तो इसका ऋणात्मक और धनात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक ध्रुव होगा, तो यहाँ पर यही आपसे बोला जा रहा है कि अवयवों के ऋणात्मक ध्रुव एक साथ तथा धनात्मक सिरा एक साथ। ऋणात्मक सिरे जो होंगे उनको एक साथ और धनात्मक सिरे एक साथ क्या करेंगे, जोड़कर विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है। तो ऐसे संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसे संयोजन को क्या कहेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्श्व क्रम संयोजन होता है, और एक चित्र हम आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पार्श्व क्रम संयोजन होता है। पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका बैटरी हो गई। इसके बाद यहाँ पर विद्युत स्विच, और यहाँ पर हम इस प्रकार से क्योंकि ये आपका श्रेणी क्रम का यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप इस चित्र में देखेंगे इस प्रकार से ये आपका R1, R2 और R3 इस प्रकार से ये समांतर क्रम के रूप में संयोजित होंगे। या फिर आप इसको समांतर क्रम में इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। इसको सीधा, और यहाँ पर आप एक प्रतिरोध लगा दें। इसके बाद आप इसको एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा सकते हैं, और इसी प्रकार से आप समांतर क्रम में प्रतिरोधों को
ऐड करते हुए चले जाएंगे। ये आपका R1, ये R2 और ये R3, ये R4 इस प्रकार से हो जाएगा और ये R5। तो ये आपका जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन होगा। समांतर क्रम संयोजन। अभी एक बार आप फिर प्रतिरोधों के संयोजन में जब आगे अभी देखेंगे एक बार फिर से इस संयोजन को, तो इस प्रकार के संयोजन को ये इसके समांतर है, इसीलिए हम इसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और ये आपका श्रेणी क्रम का जो अभी हमने पीछे चित्र बनाया था वही चित्र है ये। तो गलती से ये यहाँ प्रिंट हो गया है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये आपका समांतर क्रम संयोजन का चित्र है।